हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्लेज। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे प्लांट लाइफ साइकिल। जो ये 20 क्वेश्चन गाइस अब हम डिस्कस करेंगे, इसमें आउट 10 क्वेश्चन जो हैं वो प्लांट लाइफ साइकिल, जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं उनमें लाइफ साइकिल का जो स्टेटस है, जो पैटर्न है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ बॉटनी। तो जैसा कि हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन, साइकेट्स आर पॉलिनेटेड। देखिए, हमारा सिलेबस चाहे टीजीटी का लें, पीजीटी का लें, उसमें टाइप स्टडी साइकस की है और क्लासिफिकेशन आप जिम्नोस्पर्म से। तो जिम्नोस्पर्म का जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारा वहाँ पे टर्म आता है साइकेट्स और दूसरा आता है कोनिफरेल्स। तो साइकेट्स का मेंबर है आपका साइकस और कोनिफरेल्स का मेंबर होता है आपका पाइनस। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, साइकेट्स आर पॉलिनेटेड बाई। देखिए, साइकेट्स का मतलब नॉट पर्टिकुलरली हम साइकस की बात कर रहे हैं, हम साइकस के जैसे दूसरे और भी प्लांट्स होते हैं जो साइकेट कहलाते हैं। ठीक, उसमें से साइकस एक है। तो साइकेट्स में जो पॉलिनेशन होता है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे इन जनरल। अगर हम जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन उठा के देखें तो उसमें जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन जाता है मोस्टली इंसेक्ट के थ्रू, मोस्टली, बट इसका मतलब दूसरी कैटेगरी जो बहुत ही रेयर है वो इंसेक्ट के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है जिम्नोस्पर्म में। अब साइकेट्स का 30% पार्ट जो होता है जिम्नोस्पर्म का वो साइकेट बनाते हैं और 70% जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो कोनिफरेल्स होते हैं। तो कहने का मतलब है साइकेट में जो पॉलिनेशन हो और ऑप्शन भी प्रेजेंट हो इस तरीके की विंड और इंसेक्ट, तब हमेशा आपको टिक करना है बोथ पे, क्योंकि दूसरी कैटेगरी जो है वो विंड के थ्रू, हवा के द्वारा उसमें पॉलिनेशन होता है, बट मेजॉरिटी जो है वो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जब ऑप्शन ना हो, इंसेक्ट भी हो विंड भी हो, तब आपका आंसर आप इंसेक्ट पे टिक करेंगे। बट जब दोनों का ऑप्शन होने के बावजूद सी ऑप्शन मतलब बोथ का भी ऑप्शन हो, तो योर आंसर विल बी बोथ, मतलब इंसेक्ट एंड विंड, मतलब एनिमोफिलस एंड एंटमोफिलस, दोनों टाइप का पॉलिनेशन साइकेट्स में होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इन साइकस, आप पर्टिकुलरली साइकस की बात कर रहा है, जो हमारा एग्जाम है उसमें टाइप स्टडी है साइकस की। पॉलिनेशन अकर्स थ्रू द इंसेक्ट, इनने बताया कि इंसेक्ट के थ्रू होता है, मतलब कंप्लीटली बोल रहा है कि इंसेक्ट मतलब एंटोमोफिलस पॉलिनेशन होता है। और वो जो इंसेक्ट होता है वो किस कैटेगरी होता है, वो वीटल्स। वीटल्स का मतलब होता है एक इंसेक्ट में ग्रुप होता है वीटल्स का, जैसे होता है बीज होती है, मक्खियाँ, बैस्प होते हैं, कीट पतंगा आपने सुना होगा, और फ्लाइज होती हैं, बैस्प होते हैं, आंट्स होती हैं, उसी तरीके से वीटल्स होता है, उसके थ्रू ये जो है पॉलिनेशन होता है साइकस में। अब उस बीटल्स का नाम क्या है आपको यहाँ पे क्लियर करना है नाम। तो उस बीटल्स का नाम होता है ट्राइगोना। ट्राइगोना जो होते हैं गाइस वो आपके, अब जो वीटल्स है ये किस ऑर्डर में आते हैं, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी जगहों पर डिप्टेरा का नाम आता है, तो डिप्टेरा जो है इंसेक्ट का ऑर्डर है। इसी तरीके से जो वीटल्स है ट्राइगोना, वो आपका आता है दूसरा ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा। तो क्वेश्चन को इस तरीके से देखें, कल को आंसर ऐसा भी हो सकता है कि डिप्टेरा की जो इंसेक्ट है वो डिप्टेरा को बिलोंग करता है या हाइमेनोप्टेरा को बिलोंग करता है, या और भी बहुत सारे इसके ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कोलंबा होता है। तो इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि जो बीटल्स है, जो साइकस को पॉलिनेट करता है, जो इंसेक्ट है, वो पर्टिकुलरली जो ऑर्डर होता है हाइमेनोप्टेरा को बिलोंग करता है। हाइमेनोप्टेरा का मतलब होता है जिसमें आंट, वीज, बैस्प, बीटल्स और कुछ फ्लाइज भी आती हैं। और ये क्या होता है, ये स्टिंगलेस वी होती हैं, बड़ी बड़ी, मतलब इस तरीके से इसका पिक्चर है। देखिए, आपको ये साइकस के कोन पे ही बैठा हुआ नजर आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी में पूछा गया था। द सीड्स कोन विद यूजली मेगा स्पोरोफिल ईच वेयरिंग एडाक्सियली मार्जिनल ओव्यूल। देखो, क्वेश्चन को पहले समझो, दो पॉइंट है यहाँ पे। जीआईसी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो चीज़ें, सीड्स कोन्स विद यूजली, सीड कोन जो होते हैं, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, सीड कोन का जब बात आता है तो आप, हमारा दिमाग का काम करता है कि हम कोनिफर्स की बात कर रहे हैं या जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, सीड कोन का मतलब होता है, देखिए दो कोन्स होते हैं, सीड कोन बनते हैं आपके एडवांस जिम्नोस्पर्म मतलब कोनिफरेल्स। तो मतलब हम सिंपल ऐसा बोल सकते हैं पाइनस सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जब वो कहे पॉलिन कोन तो हमारा मतलब होता है साइकस से। तो सीड कोन की बात कर रहा है तो हम सिंपल, हमारा रेफरेंस जाता है पाइनस से। सीड कोन जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में विद यूजली, ठीक है, कुछ ब्लैंक प्लेस है, इसकी जगह पे क्या आना है, कॉमा ईच बेरिंग, और एक जो उसमें से मेगा स्पोरोफिल है वो क्या बेरिंग करेगी, एडोक्सिली। एडोक्सिली का मतलब होता है अपर। मार्जिनल ओव्यूल्स, ओव्यूल्स मतलब सीड। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको करना है। तो जो आपका सीड कोन्स होते हैं वो रियल में होता क्या है, मेगा स्पोरोफिल होते हैं। किस तरीके के होते हैं, पेल्टेट होते हैं, डिस्क्वाइड होते हैं, कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स। दूसरा पॉइंट है कि ईच मेगा स्पोर बियरिंग 2, 4, 3 या 1 एक्डिजली मार्जिनल ओव्यूल्स। तो क्वेश्चन को देखिए, दो पॉइंट है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, मगर इसमें जिस तरीके से क्वेश्चन को लिखा गया ना उससे बहुत हैवी क्वेश्चन दिख रहा है। तो सिंपल सा आंसर है कि जो सीड कोन्स होते हैं विद यूजली 2 मेगा स्पोरोफिल होते हैं, उसमें 2 मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। और
सॉरी, वो जो उसका मतलब स्ट्रक्चर होता है, शेप होती है, वो पेल्टेट होती है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन बनना है कि सीड कोन्स विद यूजली पेल्टेट मेगास्पोर। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि जो आपके पाइनस में जो मेगास्पोरोफिल होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके के होते हैं, वो पेल्टेट होते हैं, डिस्क्वाइड होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं या बाइकॉन्वेक्स होते हैं। तो सिंपल सा आंसर आपका होगा पेल्टेट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, ईच मेगास्पोरोफिल वेयरिंग, फिर कुछ जगह 2 एडॉक्सियली मार्जिनल ओव्यूल्स। ठीक है, एक मेगास्पोरोफिल पे 2 ओव्यूल्स लगे होते हैं। ठीक है, 2 ओव्यूल्स का मतलब 2 सीड्स लगे होते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ इनके साथ पाइनस, क्योंकि सीड कोन की बात कर रहा है तो हमारी बात कहाँ से ही पाइनस, देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए। ठीक है, ये जो आपने बताया ना, ये पेल्टेट बोला जाता है इस तरीके से, 2 बताएं, देखा ये इस तरीके से एक कोन में। अब इसमें क्या है, इन्हें एक तरीके से 2 दिखाए, देखिए ये 2 नीचे एक तरीके से, नीचे की साइड 2 है, 2 ऊपर की साइड 2, एडॉक्सियली 2 एबैक्सियली, देखो 2 इस साइड में और 2 उस साइड में। क्वेश्चन क्लियर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, कैंडी टफ्ट फ्रूट्स फॉर्म्ड। ऑलरेडी हमने बहुत सारा अभी आपको फ्रूट्स पे 4 से 5 लेक्चर हमने अपलोड किए, फ्रूट के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे एक बच्चे ने क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में किया था कि कैंडी टफ्ट में फ्रूट्स किस टाइप का होता है, मेरे से रिक्वेस्ट करिए कि बताएं। तो कैंडी टफ्ट सर बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका निकलता है। देखिए कैंडी टफ्ट है क्या, पहले तो ये देखिए प्लांट क्या है, क्रूसीफेरी का प्लांट है। ठीक है, क्रूसीफेरी में आपको बता दिया कौन सा होता है, सिलिकुआ, इस तरीके वाला। ठीक है, अब इसी के नीचे लिखा था कि सिलिकुला भी एक होता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो सीड जो होते हैं फ्लैट होते हैं, मतलब उनकी लेंथ और उनकी जो विड्थ होती है दोनों इक्वल होती है। ठीक है, तो इस तरीके के जो सीड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सिलिकुला होते हैं। तो कैंडी टफ्ट उसी कैटेगरी में आता है जिसमें हम बात करते हैं फैमिली सिलिकुआ के, जो जनरल होगी कोई स्पेशल कंडीशन, सिलिकुला। ठीक है, तो कैंडी टफ्ट के जो फ्रूट्स होते हैं वो सिलिकुला होते हैं। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कैंडी टफ्ट का जो फ्रूट्स होता है वो डेवलप किससे होता है, उसकी जो ओवरी होती है जिससे उसका डेवलपमेंट होता है वो बाइकार्पिलरी होती है, यूनिकार्पिलरी या मल्टीकार्पिलरी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे आपको एक आइडिया और भी होगा कि आपको फैमिली अच्छे से आना चाहिए, और जो क्रूसीफेरी फैमिली जो होती है उसके जो स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं, और क्रूसीफेरी फैमिली में जो ओवरी होती है वो बाइकार्पिलरी होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से निकलता है ए। ना क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th में। आपने देखा वो जिम्नोस्पर्म की बहुत नाम है कि भाई बहुत बड़े लंबे प्लांट्स होते हैं, रेड कैलिफोर्निया ट्री, ठीक है, और सिकोया गैगेंटिया, सिकोया सेमीपरवेंस, ये सब नाम आते हैं। अब इसके अपोजिट जो जिम्नोस्पर्म का दूसरी ग्रुप है, मतलब जो प्रिमिटिव ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, साइकेड बोलते हैं, जिसमें आपका साइकस आता है। तो साइकस की मतलब जो ब्रदर्स लोग हैं, मतलब साइकेड ग्रुप के जो दूसरे मेंबर्स हैं, यह हम कह सकते हैं सबसे जो टालेस्ट साइकेड है वो कौन सा होता है। देखिए साइकस की तरह दूसरे मेंबर्स के कौन से हैं, बिल्कुल सही बात है, स्टेंजेरिया होता है, एक आपका जेमिया होता है, और एक साइकस तो है ही। इसके अलावा एक होता है लेपिडोजेमिया होपाई। तो हम आपको बताते हैं जो टालेस्ट साइकेड का नाम जाता है वो जाता है लेपिडोजेमिया। एक जीनस होता है, जैसे जेमिया था इस तरीके की लेपिडोजेमिया, उसकी पर्टिकुलर स्पीशीज होती है होपी। वो जो होता है सबसे लंबा आपका सबसे टालेस्ट साइकेड होता है, और कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और कितनी लंबी उसकी हाइट होती है, देखिए 20 मीटर, तो केवल 20 मीटर टाल ही सबसे लंबा साइकेड होता है। और कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। नाम क्या है, लेपिडोजेमिया, और पिक्चर आप देख रहे हैं गाइस, दिस इज लेपिडोजेमिया होपाई, ये होता है। ठीक है, ये 20 मीटर लंबा जो साइकेड्स होता है सबसे लंबा साइकेड माना जाता है, सबसे टॉलेस्ट। ना क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आर कन्फर्म्ड बाय यूजिंग दी। पहले समझिए क्वेश्चन जो है वो बायोस्टैटिक्स का है। टीजीटी में बायोस्टैटिक्स का कोई भी पार्ट चैप्टर या यूनिट नहीं है, पीजीटी में है। अब पॉइंट आता है, बट क्वेश्चन फिर भी पूछ लिया जाता है आपका, 1-2 क्वेश्चन बहुत सिंपल टाइप का कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आर कन्फर्म्ड बाय यूजिंग दी। तो ये टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एक आध क्वेश्चन आ जाता है। पीजीटी में तो एक कन्फर्म पूरी यूनिट है, बायोस्टैटिक्स आपको पढ़ना अच्छे से। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो होती हैं, जो हम पीएचडी करते हैं, जो हम जो बायोस्टैटिक्स जो एनालिसिस करते हैं अपने रिजल्ट की, उसके बाद जो हम करते हैं तो हम उसमें कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं चाई स्क्वायर टेस्ट। ये ध्यान रखना है आपको एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, विच वन इज ए कंपोजिट फ्रूट। हमने फ्रूट पे बात कर चुके हैं, बहुत सारी बात करी। इसके बाद फिर से एक बार क्वेश्चन एक आता है कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट को आपने देखा होगा, इन्हें हम बोलते हैं मल्टीपल फ्रूट। क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्रूट। और इन फ्रूट में खासियत ये होती है, इनमें ओवरी वगैरह इन्वॉल्व होने के बाद जो अदर पार्ट होते हैं, कहने का मतलब पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही इसमें मतलब इन्वॉल्व हो जाता है। तो कहने का मतलब है इसीलिए मैंने कंपोजिट फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट बोलते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक सोरोसिस होते हैं और एक साइकोनस बोले जाते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल में तो आपको केवल एक एग्जाम्पल मिल जाए, जिससे हम बोलते हैं जैक फ्रूट, कटहल। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल होता है सोरोसिस का। ठीक है, साइकोनस का होता है आपका आनंद, जिसे हम बोलते हैं अंजीर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल आपको मिल रहा है वो सोरोसिस कैटेगरी से मिल रहा है। 2 टाइप होते हैं, एक सोरोसिस और एक साइकोन। तो यहाँ पे सोरोसिस का एग्जांपल आपको मिल रहा है जैक फ्रूट, कटहल जिसे बोलते हैं, ये कंपोजिट फ्रूट है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं रोल ऑफ सिनगैमी। देखिए अब हमने बताया ना प्लांट लाइफ साइकिल से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू हो गए। रोल ऑफ सिनगैमी, सिनगैमी आपने देखा होगा जिम्नोस्पर्म में भी देखा होगा और एंजियोस्पर्म में भी देखा होगा कि जो एंडोस्पर्म्स होता है इस तरीके से कि इसमें 3 ये एंटीपोडल सेल्स हैं और 2 नीचे की तरफ सिनर्जिट हैं और एक एक्सेल और बीच में जो है पोलर न्यूक्लियाई है जो इस तरीके से है। ठीक है, सभी सेल कैसे होते हैं, सभी हैप्लाइड होते हैं, बट अगर इनके दोनों को जोड़ के देखें तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस ये आपका ये डिप्लाइड होता है बस नॉर्मल केसेस में। ठीक है, मतलब 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस कंडीशन होती है। अब इसमें 2 फ्यूजन होते हैं, जब ये बनता है तो उसमें 2 होता है, एक तो जाइगोट होता है जिसे फ्यूजन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और जिसे हम सिनगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सिनगैमी होती है, सिनगैमी, और दूसरा होता है आपका सिंपल फर्टिलाइजेशन, तभी उसे दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो सिनगैमी का जो मेन मकसद होता है वो क्यों होता है, उसका क्या रोल होता है प्लांट के लिए, यहाँ पे आपको वो बताना है। द रोल ऑफ सिनगैमी इज इफेक्टिंग द फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, फर्टिलाइजेशन को इफेक्ट करती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि फर्टिलाइजेशन, मगर फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में तो आंसर हो सकता है, मगर जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पूछा है कि रोल क्या होता है। अगर संबंध की बात करें तो संबंध तो है, मगर रोल क्या होता है सिनगैमी का, सिनगैमी का सिंपल सा रोल होता है कि ये जो डिप्लोफेजी होती है ना, डिप्लोफेज होती है प्लांट की लाइफ में, उसे मेंटेन करना होता है। ठीक है, ये इसका मेन मकसद होता है। तो करेक्ट आंसर आप हमेशा ध्यान रखेंगे बी, रिस्टोरिंग द डिप्लोफेज। जबकि इसका इफेक्टिंग द फर्टिलाइजेशन में भी इसका रोल होता है। रोल का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली, मतलब ये वहीं पे प्रोसेस होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, मगर यहाँ पे सिंपल सिग्निफिकेंस ना हो कि इसका रोल पूछे तो रोल इसका जस्ट ये कि इट रिस्टोर द डिप्लोफेज स्टेज ऑफ द प्लांट लाइफ साइकिल। करेक्ट आंसर आपका बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए फिर से जिम्नोस्पर्म पे पहुँच गए। सीड कोन ऑफ द साइकस यूजली, देखो यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा अगर हम कहें तो मिस्टेक है। कैसे करके, सीड कोन जो होते हैं, सीड का मतलब होता है आपका जिम्नोस्पर्म में सीड बनते हैं। जिम्नोस्पर्म में एडवांस वाले कौन से हैं, कोनिफर। कोनिफर का मतलब पाइनस, ओके। और जो लेस डेवलप है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम साइकेड बोलते हैं, जिसका क्या मतलब होता है, साइकस। तो सीड कोन हमने बताया डेवलप वालों में बनते हैं, मतलब कोनिफर या पाइनस में। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, सीड कोन इन पाइनस। एज यूजुअल तो गलत नहीं है, मगर अगर सही में हम टर्मिनोलॉजी देखें तो ये सीड कोन ना होकर आपका होना चाहिए पॉलिन कोन, और सीड कोन होना चाहिए आपके पाइनस में। खैर जो भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सीड कोन्स ऑफ द साइकस यूजली, मतलब साइकस में जो कोन्स होते हैं, बस आपको ये समझ ले वो सीड कोन या पाइन कोन सेकेंडरी बात हो गई। साइकस में जो कोन बनता है वो कैसा होता है, ठीक है, वो सर्कुलर मेगा स्पोरोफिल होता है। देखो मेगा स्पोरोफिल तो होगा या माइक्रो स्पोरोफिल होगा या मेगा स्पोरोफिल। अब इसमें आपको केवल इसकी जो आकृति होती है उससे रिलेटेड करना है कि देखो एक तो इंपॉर्टेंट बात है कि जो आकृति है उसे हमें नोटिस करना है। सर्कुलर और वाइड और पेल्टेड, 3 बातें हमारे पास हैं। और ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जो आपका आंसर कहाँ से आया था, अभी उससे ऊपर पहले जो बताया था जिसमें 2 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल आंसर देने थे, उसमें क्या था, पेल्टेड मेगा स्पोरोफिल होता है किसमें, साइकस में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मेगा स्पोरोफिल का जो शेप है वो पूछा गया कि सीड कौन कौन बनाता है, क्योंकि स्पर्म तो आता है वो वहाँ फ्यूज होकर वहीं पर रह जाता है, तो कौन जो बनता है एक्चुअल वो क्या बनता है, वो मेगा स्पोरोफिल से बनता है, फ्यूजन के बाद ही बनता है। मगर बनता कौन है, मेगा स्पोरोफिल। तो मेगा स्पोरोफिल जो होता है वो किस तरीके का होता है, शेप उसकी वो पेल्टेट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज बेस्ट एविडेंट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइस। अगर आपकी रियल में आपको बॉटनी पढ़ना आती है और आपको बॉटनी के कॉन्सेप्ट आते हैं तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन वो होते हैं जो नॉर्मली पढ़ाने के बाद भी बच्चों के समझ में नहीं आते हैं उस लेवल तक, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत टाइम के बाद बन पाती है, या फिर आपको अच्छे टीचर मिले जो आपको सही से एक्सप्लेन कर पाएँ, और एक आपको एक हार्ड वर्किंग की जरूरत होती है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज बेस्ट एविडेंट इन। बेस्ट एविडेंट का मतलब क्या होता है इसकी दोनों फेजेज हमें बहुत क्लियर कट नजर आए, मतलब उनकी जो स्ट्रक्चर्स है उनमें ज़्यादा फर्क ना हो। कहने का मतलब अगर एक 49 है तो एक 51 हो जाए, 100% इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। अब होता क्या, अगर हम एल्गी में देखें, ब्रायोफाइट में देखें तो एक फेज बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होती है, दूसरी होती है और बहुत रिसेसिव होती है। इसी तरीके से अगर हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखें तो वहाँ पे स्पोरोफाइट बहुत डोमिनेंट हो जाता है, गैमेटोफाइट बहुत रिसेसिव होता है। इसी तरीके से एल्गी और ब्रायोफाइट में देखें तो गैमेटोफाइट बहुत डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट बहुत रिसेसिव है। बट इन दोनों के बीच में 2 ग्रुप नीचे एल्गी और ब्रायोफाइट और 2 ग्रुप ऊंचे, मतलब वो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म ऊपर हो गए, ठीक है। अब इनके बीच में रह जाता है, ऊपर से देखें तो नीचे का 3rd ग्रुप और नीचे देखें तो 3rd ग्रुप, मतलब एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट। ये जो ट्रेडोफाइट है गाइस, इन दोनों में क्या है, ये मिडिल में है, 2 ग्रुप नीचे इसके 2 ग्रुप ऊपर है। इसमें सबसे अच्छा टाइप का हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखता है। क्यों, क्योंकि ये वो फेज है, वो प्लांट है जिनमें जो मेन प्लांट होता है गैमेटोफाइट एल्गी और ब्रायोफाइट में, वो अब चेंज होकर किस में कन्वर्ट हुआ, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हुआ। इससे आगे आने वाले प्लांट आपके जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, उनमें मेन प्लांट बॉडी क्या है आपकी
स्पोरोफाइट होती। कहने का मतलब है कि जो टेरिडोफाइट होते हैं उसमें जस्ट जो मेन प्लांट बॉडी का है वो चेंजिंग ट्रांजिशन हुआ, मतलब मेन प्लांट बॉडी जब गैमेटोफाइट से टेरिडोफाइट मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट से अब स्पोरोफाइट कहलाने लगी। कहाँ पे कन्वर्जन देखने को मिला हमें, जब हम चले एल्गी से ब्रायोफाइट पे, ब्रायोफाइट से जब हम पहुंचे टेरिडोफाइट पे, तो टेरिडोफाइट में हमें देखने को मिला कि मेन प्लांट बॉडी अब गैमेटोफाइट ना होकर क्या हो गई, स्पोरोफाइट हो गई। अब उससे आगे जो प्लांट आए लाइक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनमें भी मेन प्लांट बॉडी क्या थी आपकी, स्पोरोफाइट थी। तो कहने का मतलब है जो टेरिडोफाइट की अगर हम लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे दोनों फेज में बहुत माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जबकि इससे पहले आने वाले दोनों ग्रुप में या इससे आगे आने वाले दोनों ग्रुप में दोनों फेजेस में जो उनके डेवलपमेंट होता है, जो उनका पूरा इस्टेब्लिशमेंट होता है दोनों फेजेस का, उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। कहने का मतलब एक फेज बहुत डोमिनेंट है, जैसे एल्गी और ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट बहुत डोमिनेंट होगा तो स्पोरोफाइट बहुत नॉमिनल होगा। इसी तरीके से जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में आपका स्पोरोफाइट बहुत डोमिनेंट होगा, गैमेटोफाइट बहुत माइनर सा होगा। बट टेरिडोफाइट में आपको जो स्पोरोफाइट है वो थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा डेवलप दिखेगा, बाकी गैमेटोफाइट भी अच्छा खासा डेवलप दिखेगा। तो कहने का मतलब है दोनों फेजेस का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है सबसे अच्छा क्लियर कट कहाँ पे दिखाई देगा, हमें टेरिडोफाइट में दिखाई देगा। देखिए इतना सारा आपको मैंने बताया, तब आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो मैं समझता हूँ कि आपने समझा इस बात को, ठीक है। टेरिडोफाइट में सबसे बेस्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई देगा। करेक्ट आंसर आपका सी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं द रोल ऑफ मेयोसिस। देखिए मेयोसिस आपको पता है कहाँ पे होती है, डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स में होती है, जबकि जो माइटोसिस होती है वो आपकी हैप्लॉइड में हो जाती है और डिप्लॉइड दोनों में हो जाती है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन को समझें कि जो आपका मेयोसिस होती है उसका रोल क्या है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ब्रिंगिंग द हैप्लोफेज, ब्रिंगिंग द डिप्लोफेज, कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल। देखो एक तो हटा दो, कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल से बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आपके पास ऊपर प्रेजेंट है, तो ये तो कभी किसी कंडीशन में हो ही नहीं सकता। और इनडायरेक्ट वे में तो कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल में उसका बहुत रोल होता है, मगर रोल की बात जब आती है ना तो बहुत ही आंसर स्पेसिफिक होता है, एकदम करेक्ट। दूसरी बात होती है गैमीट का फॉर्मेशन। गैमीट का फॉर्मेशन बहुत सारी जगहों पर हमने देखा होगा माइटोसिस के थ्रू भी होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन हटा दीजिए आप, बिल्कुल हटा दीजिए एकदम, ठीक है। गैमीट का फॉर्मेशन माइटोसिस के थ्रू भी हो जाता है। अब आपके पास बचे 2 पॉइंट, ब्रिंगिंग दी हैप्लोफेज, ब्रिंगिंग दी डिप्लोफेज। अब देखिए मेयोसिस जब होती है तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाती है। तो इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन क्या बना, ये हैप्लोफेज को खिलाती है। मेयोसिस होती है तो कहाँ पे हैप्लोफेज मेंटेन होती है, हैप्लोफेज को ब्रिंगिंग करने का इसका काम होता है। करेक्ट आंसर आपका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इन ए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, किसी भी हम जगह पे बोलेंगे दिस इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है। देखिए वही बात जो ऊपर बताई वो यहाँ पे आ गई कि गैमीट जो होते हैं वो माइटोसिस से भी बन सकते हैं, ठीक है। और ये बात इसका आंसर है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब स्पेशल बात कि जो गैमीट्स हैं वो आपका माइटोसिस से बनकर, माइटोसिस आपकी दोनों जगह पे हो सकती है, हैप्लॉइड सेल में भी हो सकती है और डिप्लॉइड सेल में भी हो सकती है। और यही हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है मेनली कि ये ऐसा प्लेस है, जब उन्होंने बोला कि भाई लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर माइटोसिस भी गैमीट बना सकती है, ठीक है। इतने से ध्यान रखना है आपको। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं, इन ए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है। देखिए क्वेश्चन वैसे ही लिखा हुआ है और मगर यहाँ पे ऑप्शन उस तरीके के नहीं है, ऑप्शन दूसरे हैं, कोई दूसरी बात पूछी गई यहाँ पे। देखिए इन ए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होता क्या है, देखो डिप्लोफेज इज शॉर्टेस्ट, हैप्लोफेज इज शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट, डिप्लोफेज इज लॉन्गेस्ट, डिप्लोफेज इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाई जाइगोस्पोर। देखो जाइगोस्पोर से जो आपकी डिप्लोफेज दिखाई देती है ये तो एक बहुत डिफरेंट चीज़ हो गई। अब बचा हुआ आपका आंसर है कि जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इसका मतलब एक ही होता है कि डिप्लॉन्टिक का मतलब हमने बताया ना, पूरी लाइफ साइकिल को अगर हम देखें तो इस तरीके से आपने देखो क्रॉस लगा हुआ होता है, कभी इस तरीके से क्रॉस लगा हुआ होता है कि यहाँ पे हैप्लॉइड वाले इधर डिप्लॉइड वाले, तो उसी को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, जिसमें जो ये डिप्लॉइड वाला फेज जो होता है पूरे सर्किल में ज़्यादा पार्ट घेरे रहता है। मतलब मोस्टली जो सेल्स बनती हैं उनमें प्लाइडी नंबर मतलब 2x होती है, डिप्लॉइड होता है, टोटल कंटेंट जो उनके अंदर जीनोम है वो डिप्लॉइड होता है, तो उस कंडीशन में उसे बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ कि डिप्लोफेज का मतलब हुआ डिप्लोफेज इज लॉन्गेस्ट, दैट मीन्स डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। करेक्ट आंसर आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, द लाइफ साइकिल ऑफ फिनेरिया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम टीजीटी में खूब आएंगे, आपको मैं बता दूं। द लाइफ साइकिल ऑफ फिनेरिया, फिनेरिया पहले देखिए है क्या। देखिए दो चीज़ें आप कंफ्यूज ना होना है बिल्कुल। फर्न कई बार हमने जिम्नोस्पर्म में भी नाम लिया था, जब ये फर्न का नाम आएगा तो ये सिंपल आप चले जाएं टेरिडोफाइट में, ओके। और जब फिनेरिया का नाम है तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, इससे नीचे वाला ग्रुप कौन सा है, ब्रायोफाइट्स, जिन्हें हम एम्फीबिया प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन को देखिए कहाँ से आंसर निकलेगा, ये क्या है, ब्रायोफाइट है। और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या आपको बताई गई है, गैमेटोफाइट होती है, ओके। और गैमेटोफाइट कैसा होता है गाइस, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब सोचिए
लाइफ साइकिल जो है फ्यूनेरिया जो कि गैमेटोफाइट है कैसी होगी। अब ये भी समझ ले फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट में फ्यूनेरिया का स्टेटस क्या है, मतलब प्रिमिटिव है या एडवांस है, क्योंकि ब्रायोफाइट में 3 ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो एक लिवर बर्ड्स होते हैं सबसे पुराने और सबसे एडवांस होते हैं माउस, और इनके बीच में होते हैं आपके ये ना स्टोन बर्ड बोलते हैं या हैप्टिकॉप्सिडा बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए इनका जो मेन प्लांट बॉडी था गैमेटोफाइट है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल कैसी होगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी से स्टार्ट हुए और डिप्लॉइड बना के फिर हैप्लॉइड पे आ गए, ठीक है। तो हैप्लो शुरू होगी डिप्लो तक जाएगी, तो सिंपल सा आंसर हमारा क्या होगा, देखिए हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, क्योंकि एक्स से शुरू हो रही, क्योंकि गैमेटोफाइट है मेन प्लांट बॉडी, वो कैसा है वो हैप्लॉइड है, तो शुरुआत तो यहाँ से हुई, तो लाइफ साइकिल कैसी होगी हैप्लॉइड। अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एक स्पोरोफाइट फेज आएगी, मतलब वो डिप्लॉन्टिक फेज को रिप्रेजेंट करेगी, तो बस हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक हो गई, शुरुआत हैप्लॉन्टिक से हुई। अब देखिए इलोथ्रिक्स, अब इसमें भी आंसर हम उसी तरीके निकाल देंगे। इलोथ्रिक्स देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात हुई, एक एल्गी है। एल्गी क्या होते हैं आपके, मेन प्लांट बॉडी क्या होती है एक्स, मतलब गैमेटोफाइट होती है। जो मेरा रूलिंग है ये हर कहीं पे ऐसा नहीं लगता जो मैं समझा रहा हूँ, इनमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लाइफ साइकिल आपकी इलोथ्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा बोला कि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, यहाँ पे हैप्लॉइड होती है, तो लाइफ साइकिल का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, सिंपल सा अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे ही होगा, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, हैप्लॉन्टिक है। देखिए डिप्लॉन्टिक तो हो ही नहीं सकता, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी हो सकता है, मगर यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इसमें जो होता है जाइगोटिक मियोसिस जो होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली फेज भी गलत हो गई, और डिप्लॉन्टिक बॉडी तो चांस ही नहीं बनता। तो हमें सोचना केवल यहाँ पे था कि हैप्लॉन्टिक या डिप्लो हैप्लॉन्टिक, तो ये लाइफ साइकिल कहलाती है एल्गी में हैप्लॉन्टिक, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉन्टिक टर्म इसलिए यूज़ नहीं करा जाता है, क्योंकि एक होता है कि अगर 100 मतलब स्टेजेस बनी तो उसमें 90 डिप्लॉन्टिक और 10 जो होती है वो आपकी डिप्लॉन्टिक हो जाता है, तो उसे हम बोल देंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसी तरीके से इसका उल्टा कर दीजिए, 100 स्पीसीज बनी, ये 100 स्टेजेस बनती है, उसमें 90 जो है आपके डिप्लॉन्टिक है और 10 जो है हैप्लॉन्टिक है, तब उसे हम डिप्लो हैप्लॉन्टिक बोल देंगे। मगर एक जगह पे पूरी लाइफ साइकिल में केवल एक स्टेज ही केवल डिप्लॉयड है, और वो कौन सी होती है, जाइगोट होती है, कहाँ पे, एल्गीज में। तो उसे हम टर्म डिप्लॉन्टिक कैसे देते हैं, मतलब 10 स्पीसीज में से 10 जो स्टेजेज 100 स्टेजेस बनी उनमें से 99 स्टेजेस जो आपकी हैप्लॉन्टिक हैं, हैप्लॉइड है क्रोमोसोम का नंबर, और एक स्टेज जो जाइगोट जो होता है यहाँ पे वो केवल डिप्लॉयड होता है। तो इसलिए यहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जाता है, यहाँ पे सीधा सा नाम लगाया जाता है कि 99% जो स्टेजेस हैं वो कैसी हैप्लॉइड हैं, तो उन्हें हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, हैप्लॉन्टिक। जबकि गैमेटोफाइट में ऐसा नहीं होता है, गैमेटोफाइट में बहुत सारी स्टेजेस भी आपकी दूसरी उसकी होती हैं ना। अब देखिए टर्म आया फर्न, पहले क्लियर करें फर्न है क्या, फर्न क्या है, फर्न आपका ट्रेडोफाइट है, ओके। अब ट्रेडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, सिंपल सी देखिए डिप्लॉयड होती है, स्पोरोफाइट होती है। तो अब इसमें जो भी टर्मोलॉजी स्टार्ट करेंगे आप एक बात ध्यान रखना, डिप्लॉयड जरूर वर्ड यूज़ करेंगे, कौन सा, डिप्लॉयड। ये तो इसमें आंसर कौन सा निकला, सभी काट दो इसके फिर आंसर, ये भी काट दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये डिप्लो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर लो आंसर आपके सामने निकल खुद ही आ गया, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कि मेन प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉयड होती है ना। देखिए पुरसा कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस बहुत इंपॉर्टेंट, हमने इसे अभी आपको सीड्स जब फ्रूट बताया तो उसमें बताया था। इसमें फ्रूट का टाइप कौन सा हमने बताया था गाइस, इसमें वही बताया था जो आपका क्रूसीफेरी से थोड़ा सा वेरिएशन शो करता है, सिलिकुला, ठीक है, सिलिकुला, जिसमें बताया था कि जो फ्रूट की जो चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर होती है, मतलब कैसे फ्रूट्स होते हैं आपके फ्लैट होते हैं, इसी के तरीके के फ्लैट। और बताया था आपने कैंडी टफ्ट, उसमें भी इसी तरीके के फ्रूट होते हैं। खैर क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जो सेला बुर्सा कैपेस्टोरिस है एग्जिबिट ए लाइफ साइकिल विच इज। देखो एक यहाँ पे सिंपल हम ऐसे नहीं आइडिया कर सकते, अब हमें ये प्लांट को आइडिया करना पड़ेगा कि प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है। ये प्लांट बिलोंग करता है गाइस क्रूसीफेरी फैमिली को। क्रूसीफेरी फैमिली क्या है, डाइकाट एंजियोस्पर्म से, और एंजियोस्पर्म मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, सिंपल सी स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट कैसा होता है गाइस, कहीं पे भी स्पोरोफाइट होगा वो हमेशा कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। बस क्लियर हो गया आंसर हमारा, एक लाइन में आंसर निकाल दिया आपका, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लो आप सोचने का तरीका देखो, जो मैं समझा रहा हूँ उसे उस तरीके चलिए ना। प्लांट किंगडम एग्जिबिट, प्लांट किंगडम का मतलब आप एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जिबिट का मतलब शो करना, क्या शो करता है वो, देखिए हम एल्गी से जब हम एंजियोस्पर्म की तरफ चलेंगे तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो डेवलपमेंट हो रही है हम स्पोरोफाइट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो लाइफ कहाँ पे ओरिजिन हुई, पानी में। पानी का मतलब वहाँ पे एल्गी बने, एल्गी में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट। उसके बाद ब्रायोफाइट है, उनमें भी मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट। उसके बाद ट्रेडोफाइट आया, ट्रेडोफाइट में जो स्टैंडर्ड था वो चेंज हो गया, वहाँ पे प्लांट बॉडी मेन होने लगी स्पोरोफाइट, मतलब डिप्लॉयड हो गई। फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म आए, उनमें भी मेन प्लांट बॉडी क्या थी आपकी, डिप्लॉयड थी। उसके बाद एंजियोस्पर्म आए, उनमें मेन प्लांट बॉडी क्या थी, डिप्लॉयड एंजियोस्पर्म थी। तो हमने क्या देखा, हमें ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन। बिल्कुल सही बात है, एकदम पहला आंसर ही ठीक है, क्योंकि हम एल्गी से अगर हम एंजियोस्पर्म की तरफ चलते हैं
तो हमें क्या नज़र आता है कि हम स्पोरोफिटिक जनरेशन का बढ़ोतरी देख रहे हैं। देखिए एल्गी में कैसी थी, गैमेटोफिटिक थी। ब्रायोफाइट में कैसे थे, गैमेटोफिटिक थे। स्पोर हम टेरोडोफाइट में हमारा स्पोरोफाइट में प्लांट बॉडी हो गया, तो हम स्पोरोफिटिक जनरेशन आ गई। फिर हमारा जिम्नोस्पर्म में फिर स्पोरोफिटिक आ गई, एंजियोस्पर्म में फिर स्पोरोफिटिक आ गई। तो आंसर क्या हुआ कि हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं प्लांट किंगडम एग्जिबिट करता है ग्रेजुअल इंक्रीज इन स्पोरोफिटिक जनरेशन। बिल्कुल स्टेटमेंट एकदम राइट। दूसरा देख लीजिए, हम बता देते ग्रेजुअल डिक्रीज देख रहे हैं स्पोरोफिटिक, नहीं हम इंक्रीज देख रहे हैं। प्रोग्रेसिव एलिबरेशन ऑफ गैमेटोफाइट, नहीं ये भी गलत हो गया। प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन स्पोरो, बिल्कुल ये भी गलत हो गया। जो सही बात है वो क्या देख रहे हैं, हम स्पोरोफिटिक जनरेशन में इंक्रीज देख रहे हैं पूरे प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम देखने का मतलब हुआ कि हम एल्गी टू एंजियोस्पर्म मूव करें तो हमें क्या दिखता है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो स्ट्रांग होती चली जा रही है। ना क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट किंगडम इज ए करेक्टर वाई, करेक्टराइज बाई। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझो बात को क्या इसमें कहना चाह रहा है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सिंपल सा क्या होता है कि कोई भी प्लांट होता है तो उसकी लाइफ में दो स्टेज होती हैं, एक का नाम होता है गैमेटोफाइट और दूसरे का नाम होता है स्पोरोफाइट। और ये पूरी लाइफ साइकिल में घूमती रहती है। जब भी उसका जन्म होता है, मतलब सीड को जब सॉइल में डालते हैं तब से होकर प्लांट बनता है, प्लांट फ्लावर आते हैं, फ्लावर फ्रूट आते हैं, फ्रूट होने के बाद हम उस प्लांट को हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके सीड को हम खा लेते हैं या उस सीड को हम दोबारा से फील्ड में डाल देते हैं, तो उससे फिर न्यू प्लांट निकल आता है। यह पूरी लाइफ साइकिल हो गई प्लांट, ठीक है। तो इस पूरी सिस्टम में जो हमने बताया, इसमें प्लांट, हर एक प्लांट, कोई भी प्लांट हो, वो दो स्टेज को फॉलो करता है। एक उसकी गैमेटोफाइट स्टेज आती है और एक स्पोरोफाइट स्टेज आती है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी स्टेज होती है वो आपको देखना है, जैसे हम पढ़ाते हैं टाइप स्टेज उसमें देखिएगा। अब इसमें कह रहा है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द प्लांट किंगडम इज करेक्टराइज बाई, मतलब जो प्रोसेस है, जो इवेंट होती है, जैसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट किंगडम, उसका करेक्टराइज का मतलब उसका करेक्टर क्या है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट, हाँ बिल्कुल ऐसा ही मान सकते हो, या प्रोग्रेसिव एलिबरेशन ऑफ स्पोरोफाइट, ये भी सही हो सकता है। पैरेलल नहीं देखते, एक चीज़ देखो, हम बिल्कुल आंसर क्या होगा हम ऐसे बता दे रहे हैं आपको, डी आंसर होगा। क्यों, ये बात देखिए, गैमेटोफाइट क्या है, इसका रिडक्शन हम देख रहे हैं और स्पोरोफाइट का हम एलेबोरेशन देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। पैरेलल हम नहीं देख रहे, पैरेलल का मतलब दोनों इक्वल चल रहे हैं, नहीं, हम गैमेटोफाइट का तो रिडक्शन देख रहे हैं और स्पोरोफाइट का एलेबोरेशन देख रहे हैं। और पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों का हम या तो ग्रोथ देख रहे हैं, दोनों का रिडक्शन देख रहे हैं। हम ऐसा नहीं देख रहे हैं, हम एक का ग्रोथ देख रहे हैं, एक का रिडक्शन देख रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी। हम गैमेटोफाइट का रिडक्शन देख रहे हैं, प्रोग्रेसिव रिडक्शन, और स्पोरोफाइट का प्रोग्रेसिव एलिबरेशन देख रहे हैं। करेक्ट आंसर आपका डी। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रेक्योफाइटा। देखिए पहले क्वेश्चन को ही समझें तब बहुत बड़ी बात है कि क्वेश्चन में है क्या। ट्रेक्योफाइटा क्या होता है, देखिए ट्रेक्योफाइटा एक नया ग्रुप आ गया। आप कहेंगे एंजियोस्पर्म सुना था, ब्रायोफाइट सुना था, टेरोडोफाइट सुना, जिम्नोस्पर्म सुना था, मगर ट्रेक्योफाइटा क्या आ गया। देखो ट्रेक्योफाइटा कुछ भी नहीं है, ट्रेक्योफाइटा जस्ट वो प्लांट का ग्रुप है जिनमें ट्रैकिड्स पाई जाती होती हैं। और ट्रैकिड किस में पाई जाती हैं आप समझिए, बेसल तो पता है, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं, एंजियोस्पर्म प्रेजेंट होती हैं, तो ये नहीं है, मगर दोनों में क्या होती है, ट्रैकिड पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन दोनों का ग्रुप मतलब ट्रेक्योफाइटा, मतलब हम एक सिंगल टर्म यूज़ कर रहे हैं दो प्लांट ग्रुप के लिए, किसके लिए, जिम्नोस के लिए और एंजियो के लिए, जिनमें ट्रैकिड्स पाई जाती हैं। ओके, तो आप समझें, अब हमारा जो आंसर होगा वो दोनों प्लांट ग्रुप को ध्यान में रखते हुए होगा। इसके ऑप्शन भी वैसे होगा कि इन ट्रेक्योफाइटा मतलब इन जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। इसका मतलब ये भी हो सकता है मेयोसिस इज ऑलवेज गैमेटोजेनिक, मतलब मेयोसिस इज ऑलवेज गैमेटोजेनिक का मतलब होगा गैमेट में होती है, गैमेट बनाने के लिए होती है। मेयोसिस इज ऑलवेज स्पोरोजेनिक, स्पोरोजेनिक का मतलब स्पोर बनाने के लिए होती है। मेयोसिस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। मेयोसिस इज टर्मिनल, नहीं, टर्मिनल तो कभी भी नहीं हो सकती। और मेयोसिस डिपेंड लाइफ साइकिल पर डिपेंड नहीं करती है, लाइफ साइकिल से डिपेंड क्यों। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं कि मेयोसिस ऑलवेज गैमेटोजेनिक। देखो गैमेट कैसा होता है, हैप्लाइड, तो इसमें तो होने से रही, तो फिर आंसर क्या बचा हमारे पास, मेयोसिस इज ऑलवेज स्पोरोजेनिक होती है। स्पोरोजेनिक टिश्यू का मतलब है बहुत डिप्लॉइड होता है, और मेयोसिस हमेशा ऑलवेज डिप्लॉइड में होती है। जब भी आपका माइटोसिस हो सकती है मगर मेयोसिस ऑलवेज स्पोरोजेनिक होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होता है, बिल्कुल सही, बी आंसर। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ और एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल बायोलॉजी विलेज को आप लोग सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को भेजें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरा नंबर दिया हुआ उस पर आप कॉल करके मुझसे उस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं, मैं आपको उसका वीडियो बना के अपडेट करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।